हेलो गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी स्लाइस में। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक दिखेगा। आज हम बात करने वाले हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। तो इस लीग ऑफ नेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी जाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि हर बात बिना कोई बैकग्राउंड जाने आप समझ जाएंगे। और मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग ठीक से समझे, इसलिए मैं ये बताऊंगा, ठीक है। ये जो लीग ऑफ नेशंस है ना, इसी के फेलियर के कारण आज यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। ये जो लीग ऑफ नेशन है, इसको प्रीडेसर्स माना जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जो अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पहले ये लीग ऑफ नेशन था, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लीग ऑफ नेशंस है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 10 जनवरी 1920। जो विक्टोरियस पावर्स, यानी कि देखिए, ये जो विक्टोरियस पावर्स यहाँ पे लिखा है ना, ये विक्टोरियस पावर्स ये वो है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 पे जीता था, ठीक है। वर्ल्ड आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1919 को एंड हुआ। जब ये वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, तब तब का जो यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, जो आज ज़्यादातर लोग अमेरिका के नाम से जाना जाता है। जो यूएस का जो प्रेसिडेंट था, वो था वुडरो विल्सन। उसने एक 14 पॉइंट सजेशंस इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को, तब जाके ये लीग ऑफ नेशंस बना, ठीक है। ये जो वुडरो विल्सन है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था, ठीक है। मैं मतलब क्लियरली बताना चाहता हूँ आपको, मतलब ये कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और हालांकि और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये लीग ऑफ नेशंस बना, तब जिसने लीड किया था, मतलब जिस देश के प्रेसिडेंट ने लीड किया था, वही देश ने ज्वाइन नहीं किया। अमेरिका में तो सीनेट और कांग्रेस होता है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसी तरह अमेरिका में सीनेट और कांग्रेस होता है, ठीक है। तो सीनेट ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया, उसी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन नहीं कर पाया। जिसका बुनियादी तौर पे मतलब इंट्रोड्यूस किया था 14 पॉइंट्स, जो आज के ज़माने में जाना जाता है कि यूनाइटेड नेशंस का भी स्टार्टिंग वहीं से हुआ है, ठीक है। जो लीग ऑफ नेशंस का फर्स्ट स्टार्टिंग चार्टर साइन हुआ था ना, वुडरो विल्सन और इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। तो यही है कि इंटरेस्टिंग बात, जो जिस देश की प्रेसिडेंट ने लीड किया था, उसी देश ने बाद में ये लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया, सीनेट के बिना मंजूर के कारण, ठीक है। और ये जो विक्टोरियस पावर्स थे, यहाँ पे थे फ्रांस, जापान, इटली और इंग्लैंड, ठीक है। इटली, इंग्लैंड, ये सब विक्टोरियस पावर्स के नाम से जाना जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स भी था विक्टोरियस पावर्स में। और जो भी देश वर्ल्ड वॉर 1 पे जीत के निकला, जो इस साइट में, मतलब वहाँ पे था ना विक्टोरियस पावर्स, और बाकी और एक पावर था, क्या था नाम, मैं भूल गया, ठीक है। वहाँ पे दो पार्टी था, एक पार्टी को ना जाना जाता था विक्टोरिया, जाना गया विक्टोरियस के नाम से, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता था, ठीक है। और यही समय था जहाँ पे ओटोमन अम्पायर भी था और डिफीट हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 पे, ठीक है। तो जो लीग ऑफ नेशंस है, यहाँ पे जो मैं बताऊंगा, वो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे असेंबली था, जहाँ पे सभी मेंबर देश की जो हेड होता है, वो लोग आके बैठते थे एक ही जगह पे। जैसे कि हमारे इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, और हेड ऑफ नेशन है। तो इसी तरह सभी देश के जो भी कई कई देशों पे प्रेसिडेंट हुआ करता था, तो प्रेसिडेंट आते थे, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड होते थे, उन लोगों का प्राइम मिनिस्टर आता थे, और जहाँ पे किंग होते थे वहाँ से किंग आते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये था कि यहाँ पे जो वीटो पावर था ना, और ये जो लीग ऑफ नेशंस है, इसे बनाने के समय ऐसा मतलब फ्रेम किया गया कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा इस बॉडी के द्वारा, वो सब यूनानिमस होगा, मतलब एक मत से होगा सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे वीटो पावर एक तरीके से सभी मेंबर देशों के पास था। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि इसके फेलियर का कारण है, ठीक है। और लीग्स पार्लियामेंट के नाम से भी इसे जाना जाता था, जहाँ पे वो लोग असेंबली बैठते थे, क्योंकि लीग्स पार्लियामेंट मतलब ये इसका नाम ही लीग ऑफ नेशंस है। तो जहाँ पे सभी देशों के लीडर बैठ के एक असेंबली होता है, उसे लीग्स पार्लियामेंट भी कहा जाता था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, तो वो था वर्ल्ड पीस को
मेंटेन करना। यहाँ पे एक बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो था ना, वो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ब्लडीएस्ट, मतलब सबसे हानिकारक था इंसानों की हिस्ट्री में, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान इंसानियत को और इंसान को कभी नहीं हुआ था जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया का सबसे बड़ा जंग हुआ था, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मरे। तो बाद में इसे पीस इस्टाब्लिश करने के लिए ये लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, ठीक है, जो यहाँ पे अमेंडमेंट होता था। और इलेक्शंस ऑफ नॉन अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है पता है, वो जो जैसे कि हम पार्लियामेंट में वो बिल इंट्रोड्यूस करके वो पास करके एक बनता है ना, उसी तरह का कुछ टाइप है, ठीक है। यहाँ पे असेंबली में जो भी सजेशंस या भी जो भी डिसीजंस था उसे बिल्स के तौर पे मतलब अमेंडमेंट किया जाता था, जहाँ पे सभी देश वो वोटिंग करते थे और सभी का मतलब यूनानिमस वो मतलब एक सहमत होना जरूरी था। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्शंस ऑफ नॉन परमानेंट, ये जो इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट है, ये है कि मतलब जो भी मेंबर थे उसके सिवा भी कुछ देश थे जो कि नॉन परमानेंट थे। उन लोगों को, जो भी फुल मेंबर है, वो लोग डिसाइड करते थे कि इन लोगों को परमानेंट मेंबर देना है या फिर नहीं देना, मेंबरशिप देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पे काउंसिल था, जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सभी देशों के पास एक वीटो पावर था। अगर कोई भी देश मना करता तो वो बिल नहीं होता था। अगर यहाँ पे सभी देश ने एक ही बात पे एक सहमति से मतलब पास भी कर लिया, तो भी यहाँ पे 4 परमानेंट मेंबर था, जो था ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान, ठीक है। इन अगर सभी ने भी मिलके अगर यूनानिमसली एक सहमति से किसी बात पे सहमत जता दी, फिर भी अगर इन चारों देशों से एक भी देश अगर असहमत हो गया, तो समझिए कि वो बिल पास नहीं होगा और वो रेजुलेशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब ये एक टाइप का जो परमानेंट मेंबर का स्पेशल वीटो पावर बोला जाता है ना, वही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बात हुआ वो इसका जो काम था वो था इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करना। जैसे कि देखिए, वार और इंटरनेशनल मैटर्स में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स इश्यूज होता है, उन सभी को डिस्कस करके उसको उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और ये 1 साल में 5 बार मिलने का वो क्या था, प्रोविजंस था, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये एक ऑर्गन है लीग ऑफ नेशंस का, जो आज भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दी हेग में है। हम लोग देखिए नाम के पहले तो दी नहीं लगाते, फिर भी जो नेदरलैंड का हेग है, इसके नाम से पहले हम लोग दी हेग से जाना जाता है और इसके सामने दी लगता है, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती कर दी, और ठीक है। इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के नाम से जो जाना जाता है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो दी हेग में है, नेदरलैंड देश में, ठीक है। ये नेदरलैंड देश जो है ये यूरोप में है, ठीक है। इसका काम ये था कि लीगल एडवाइस देना असेंबली और काउंसिल को। जैसे कि कोई भी मैटर और डिस्प्यूट्स आ गया दो देशों के बीच, वहाँ पे मतलब वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन लोगों को एडवाइस या फिर सजेशंस देना, वो लीग ऑफ नेशंस को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं जो कुलभूषण यादव है इंडिया का, जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया था जासूस बोल के, और इंडिया ने इस मैटर को ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया इस मैटर को, ताकि इस इशू का डिजॉल्व हो सके। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 14 जजेस होता है, ठीक है। तो 14 जजेस में से 4 जजेस को डिप्यूटी जजेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कुलभूषण यादव को अभी दोनों देशों का केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं कि जो डिसीजन है ICJ का वो इंडिया के खिलाफ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कोई आर्मी नहीं है जिसे मतलब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि बाय फोर्स आपको इम्प्लीमेंट करा दे जो भी वो जजमेंट देते हैं। यहाँ पे अगर इंडिया नहीं अगर चाहता है तो नहीं भी मान सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब कंक्रीट नहीं है, ठीक है। ये कंक्रीट सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कि अगर मतलब पकड़ लीजिए कि अभी कुलभूषण यादव को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया कि अभी
हाँ वो जासूस था इंडिया का, और पाकिस्तान ने जो भी डिसीजंस लिया वो सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया मान के आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर चाहे तो नहीं भी मान सकता है, कि ये भी बोल सकता है कि आपका जजमेंट हम नहीं मानते और इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम अपने सिटीजन्स को सेफली चाहते हैं बोल के, मतलब वो डिसएग्री भी कर सकता है। अगर डिसएग्री करेगा, करेगा तो ऐसा कुछ भी, मतलब इसका कोई आर्मी या फिर इसका कोई ट्रूप्स नहीं है जिसके बाय फोर्स से को इंडिया को मनमानी से या फिर जजमेंट के हिसाब से आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये भी एक लैक ऑफ क्वालिटी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, लैक ऑफ कंक्रीट सॉल्यूशंस। बेहतरीन फीचर से वो था कमीशंस और कमिटीज़, ठीक है। जी रिफ्यूजी कमिटी था वो, मतलब ये जो रिफ्यूजी कमिटी है ना, ये इसलिए काम करता, POW जिसे प्रिजन ऑफ वार्स, जैसे कि एक देश और दूसरे देश से लड़ाई हो गया और वहाँ पे किसी देश का आर्मी और दूसरे देश ने पकड़ के रख दिया, उन सभी को अपने 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 देशों में भेजा जा सके, इसलिए ये सब किया गया था, ताकि जो भी वॉर प्रिजन है उसको अपना देश में वापस लौटाया जा सके। और स्लेवरी कमीशन जो था, हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वहाँ पे स्लेवरी कमीशन था, ठीक है। ये जो स्लेवरी कमीशन था, ये इसलिए काम करता था कि पहले की ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ही, मतलब गंदी तरीके से होता था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो वहाँ पे इंसान को खरीद के वो काम कराया जाता था, इन सब चीज़ों पे पाबंद लगाने के लिए ये सब वो कमीशंस सेटअप किया गया था। और हेल्थ कमीशंस भी था जो लीगल हेल्थ के मामले में एडवाइजेस देता था और गरीब देशों को ये सब हेल्प करता था समझने में। और जो ये जो मैंडेट्स लिखा है ना, हाँ ये बहुत ही पेचीदा है और कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्या बोलूँ मैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसको समझना। मैं आसानी से बोलूँ तो आपको ये ऐसा था कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे तो बहुत से देशों का बहुत कॉलोनी हुआ करता था, जैसे कि इंडिया भी एक कॉलोनी था इंग्लैंड का, ठीक है। तो ये क्या किया गया, इंडिया भी एक कॉलोनी था इंग्लैंड का, तो क्या किया गया कि ये जो कॉलोनी था, इन लोगों को लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ में वो रूल करने का रूल करने का प्रावधान था, जो मतलब सिर्फ ये रिटन है, ठीक है। वो एक्चुअली में तो इंग्लैंड ही कंट्रोल करता था, क्योंकि इंग्लैंड भी एक परमानेंट पावर था और मतलब वर्ल्ड पावर था। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो इंग्लैंड एक सुपर पावर था, तो मतलब उसके हिसाब से ही ये सब किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मेंडर वो कि लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ में इंडिया को रूल करेगा, ये सिर्फ नाम का था, असल में तो इंग्लैंड ही रूल करता था। तो हम सभी को पता है इसका फेलियर का कारण भी यही बना। देखिए कि 1919 में जब जब इंडिया में ही इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था, तब लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ में इंग्लैंड को रूल करने के लिए बोलेगा तो कौन मानेगा। हर देश तो मतलब इंडिपेंडेंस ही चाहता था। तो ये सब मतलब सिर्फ लिटरली बात है कि ये लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ में वो इंडिया को इंग्लैंड रूल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लैंड जो चाहता था वही करता था। तो ये एक बड़ा कारण है लीग ऑफ नेशंस के फेलियर का। और लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के कारण ही आज यूनाइटेड नेशंस बना, जिसे सक्सेसर माना जाता है लीग ऑफ नेशंस का, ठीक है। और इसका और एक ऑर्गन था जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता था। जो भी वर्किंग क्लास लोग हैं, जो भी वर्क करते हैं और जो भी काम करते हैं, उन लोगों के वेजेस को वो डिफाइन करता था कि इतना देना चाहिए एक इंसान को अगर इतना टाइम काम करता है। तो ये सब बातें वो सब लिखा गया था वहाँ पे। और सेक्रेटरीट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सेक्रेटरीट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को अंजाम देता है, ताकि कोई भी लीगल काम और ये सब जो रजिस्टरिंग और पब्लिशिंग ट्रीटीज, जैसे कि इंटरनेशनल एक देश और दूसरे देश के साथ जो भी समझौता साइन होता है, जैसे कि इंग्लिश में तो ट्रीटी बोलते हैं, जो भी समझौता साइन होता है उन सभी को रजिस्टर करना लीग ऑफ नेशंस में, और इसको पब्लिश करना दुनिया के सामने कि ये देश और इस देश के बीच ये समझौता हुआ है। और काउंसिल ऑफ एम्बेसडर्स जो था वो सब उन पे नज़र रखता था कि क्या इन दोनों देश के बीच जो भी समझौता हुआ है उसके मुताबिक ये काम सब हो रहा है या नहीं, इन सबको देखता था ये काउंसिल ऑफ एम्बेसडर्स। आई होप कि आप सभी को अब पता है कि लीग ऑफ नेशंस क्या है, ठीक है। यही बोल के मैं विदाई लेता हूँ।